नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। हम इकाई 3 कर रहे हैं और उसमें हमने भाग 16B तक कर लिया है। तो आज हम जो है भाग 17 करेंगे, जिसमें कि हमारा अगला जो विषय है पढ़ने का साहित्य शास्त्र में, वो वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने जो है काव्य भाषा के संबंध में अपने कुछ सिद्धांत दिए हैं, उनकी कुछ मान्यता है काव्य भाषा संबंधी। तो उन्होंने क्या क्या बताया है और किन्होंने इनकी बातों का खंडन किया, ये सब हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जी का जो समय है वो है 1770 से लेकर 1850 ईस्वी का इनका समय काल है। इनकी ख्याति जो है आलोचक के रूप में कम, कवि के रूप में ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। कॉलरिज, बायरन, शैली, कीट्स सादी सरीखे प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों के समकालीन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ है। ये 1843 ईस्वी में इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट अर्थात राजकवि के पद से नवाजे गए थे। ये 1793 ईस्वी में इनकी एक रचना आई थी, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। और इनकी एक रचना और है लिरिकल बैलेड्स, जिसके 4 संस्करण आए हैं, 1798 ईस्वी, 1800 ईस्वी और 1802 ईस्वी और 1815 ईस्वी। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उनके मित्र रहे हैं कॉलरिज। और विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है द लिरिकल बैलाड्स जो उनकी किताब है उसकी केवल भूमिका लिखी थी, जिसकी जो भूमिका है वो स्वच्छंदतावाद का प्रथम घोषणा पत्र यानी कि फर्स्ट मैनिफेस्टो जो है वो कहलाती है। इसमें मैंने लिखा नहीं है पॉइंट, लेकिन आपको बता रही हूँ कि जो द लिरिकल बैलेड्स जो इनकी रचना है, जिसका द्वितीय संस्करण है लिखा हुआ लिरिकल बैलेड्स, इसकी भूमिका जो है उसका प्रकाशन हुआ तब विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो प्रसिद्धि के चरम शिखर पर थे। और इसी लिरिकल बैलेड्स की भूमिका जो है, यही भूमिका जो है ये स्वच्छंदतावाद के प्रथम घोषणा पत्र के रूप में जानी जाती है, यानी कि फर्स्ट मैनिफेस्टो। तो ये पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, यहाँ से कोई प्रश्न आ सकता है। अब हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले जो है काव्य भाषा संबंधी मान्यताएं क्या क्या थी। तो प्रसिद्ध कवि जो इतालवी दाते रहे हैं, इनका समय 1265 से 1321 ईस्वी है। इनकी मान्यता यह थी कि काव्य में ग्राम्य भाषा का प्रयोग हे और त्याज्य है, यानी कि ये हमेशा गांव की जो भाषा होती है उसको हे और त्याज्य मानते थे कि उसका प्रयोग जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें ग्राम्य भाषा में शब्द जो होते हैं वो थोड़े से गांव वाली भाषा के होते हैं। और उसको जो है पढ़े लिखे लोग जो हम कह सकते हैं जो हाई क्लास लोग होते हैं उसको हमेशा हे ही समझते हैं कि उसमें कुछ शब्दों का प्रयोग जो होता है उसको प्रयोग करना अच्छा नहीं माना जाता। तो इनका समर्थन जो है अनेक कवियों ने किया था। और विलियम वर्ड्सवर्थ के पूर्व जो है काव्य भाषा के विषय में 2 प्रकार के विचारों का प्रचलन था। एक तो सामान्य बोलचाल की भाषा का आग्रह एवं प्रवृत्ति, या फिर दूसरी भाषा विशिष्ट या असाधारण भाषा हो उसका आग्रह एवं प्रवृत्ति, लेकिन ग्राम्य भाषा के खिलाफत थी। पहले विलियम वर्ड्सवर्थ के पहले की बात कर रहे हैं हम। वर्ड्सवर्थ ने जो है पूर्ववर्ती काव्य भाषा को नकारा कहा, वह उसे दूषित, विकृत, सत्याभासी, भावहीन, कृत्रिम आभा वाली कहा, क्योंकि इसमें कोई भी सामान्य बोलचाल की भाषा तो थी लेकिन ग्राम्य भाषा से काफ़ी दूर थी। तो इसे इन्होंने इन शब्दों से कहकर पुकारा जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो उनसे पहले की जो विचारधारा थी पूर्ववर्ती काव्य भाषा उसे। अब हम देखते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ के खुद के काव्य भाषा सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएं हैं। पहला पॉइंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न आ सकता है, पूछे आ सकता है इससे संबंधित कोई भी प्रश्न, कि काव्य में ग्रामीण जीवन के वर्ण्य विषय के अनुकूल ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यानी कि ग्रामीण जीवन के जितने भी विषय वर्णन योग्य हैं और ग्रामीणों की जो दैनिक बोलचाल की भाषा होती है उसका प्रयोग होना चाहिए, किसमें, काव्य में। दूसरा, गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। अब ये वाला जो पॉइंट है इसको लेकर इनके मित्र जो थे कॉलरिज, उन्होंने काफ़ी जो है आक्षेप लगाए इस पर। वैसे तो बहुत सारे 3-4 प्रकार के आक्षेप लगाए थे उन्होंने, इन खुद के मित्र थे जबकि विलियम वर्ड्सवर्थ के कॉलरिज, फिर भी कई आक्षेप लगाए थे इनकी मान्यताओं पे। तो एक उसमें से जो ये बिंदु है गद्य और पद्य वाला, इसके ऊपर काफ़ी बोले थे कॉलरिज कि गद्य और पद्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है, ऐसा विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, परंतु ऐसा कॉलरिज नहीं मानते। भी हम बाद में लास्ट में वो भी पढ़ेंगे। फिर विलियम वर्ड्सवर्थ मानते थे कि कृत्रिम भाषा निम्न श्रेणी के कवियों की देन है, यानी कि नकली भाषा जो होती है वो निम्न श्रेणी के कवि इस्तेमाल करते हैं। जब कवि वास्तविक घटनाओं से उद्बुद्ध भावों को काव्य के सांचे में ढालता है तो भावों की प्रबलता के कारण भाषा सहज रूप से प्रभावी और अलंकृत रूप धारण करती है। यानी कि जब वास्तविक घटनाओं का कोई वर्णन करेगा कवि तो उसमें जो भाव होते हैं वो जो है
काव्य के सांचे में अपने आप ही ढल जाते हैं और भाव इतने ज़्यादा प्रबल होते हैं कि भाषा जो है कवि के अंदर से सहज रूप से निकलती है और इतनी प्रभावी हो जाती है और स्वयं भी अलंकृत हो जाती है। तो ये कहते हैं कि वास्तविकता होनी चाहिए काव्य भाषा में, ना कि उसमें कृत्रिमता होनी चाहिए, ये बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जी। फिर प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता, आडंबर आदि के बाद के कवियों की देन है। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि ये सहज भाषा का प्रयोग करने के पक्षधर थे। ये जो भाषा में नकलीपन होता है, आडंबर होता है, उसकी खिलाफत करते थे वर्ड्सवर्थ। आगे देखते हैं। और वर्ड्सवर्थ की यह धारणा थी कि काव्य भाषा में जीवंत संवेदन की स्थिति होनी चाहिए। और सोचने की बात है, जब हम कोई वास्तविकता को प्रकट करने वाली भाषा का प्रयोग करते हैं जिसमें नकलीपन ना हो, सहज ही हमारे भाव अंदर से बाहर आ जाए, तो उसमें जो है संवेदना भी होगी, उसमें जीवन भी होगा। तो उसी की बात करते हैं, जीवंत संवेदना की स्थिति की बात करते हैं, और वह जो होती है सहज भाषा के अंदर अपने आप ही हो जाती है। फिर वर्ड्सवर्थ ने जो है छंद को कविता के लिए अनिवार्य नहीं माना है। और ये बिंदु हमें वहाँ से भी समझ में आता है, क्योंकि ये कहते हैं कि गद्य और पद्य में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो गद्य में तो छंद होता ही नहीं, पद्य में छंद होता है। लेकिन जब छंद ही कविता के लिए अनिवार्य नहीं है तो गद्य और पद्य की भाषा तो एक जैसी हो गई। तो ये एक दो बिंदु जो है इनके आपस में मेल खाते हुए हैं। पर छंद की महत्ता, उपादेयता एवं शक्ति को अवश्य स्वीकार किया है। कहते हैं कि कविता के लिए जरूरी नहीं है कि छंद हो, लेकिन छंद अपने जगह पर महत्वपूर्ण भी है, उसकी उपादेयता भी है और उसमें शक्ति भी है काव्य को निखारने की। तो उसकी महत्ता जरूर स्वीकार करते हैं, परंतु उसे कविता के लिए अनिवार्य नहीं मानते हैं। तो इन बिंदुओं के ऊपर जो है आगे इनके मित्र थे जो कॉलरिज, उन्होंने जो है कई आक्षेप लगाए हैं। तो वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की आलोचना पढ़ते हैं अब हम, कि इन्होंने जो भी हमने 4-5 बिंदु पढ़े हैं काव्य भाषा सिद्धांत के, इनके ऊपर क्या क्या आलोचनाएं हुई हैं। तो इनके सिद्धांत की मान्यताओं की जब हम बात करते हैं तो उसकी घोर आलोचना हुई है। इनके मित्र जो कॉलरिज थे, उन्होंने बायोग्राफिया लिटरेरिया के 4 अध्याय थे, 17 से 20 जो संख्या है उनमें उनकी प्रमुख एक एक मान्यताओं का खंडन किया। अब कॉलरिज ने क्या क्या कहा है हम ये पढ़ते हैं, उनके बिंदुओं के बारे में जो जो इन्होंने उनकी बातों का खंडन किया है। तो कॉलरिज पहला बात बोलते हैं कि मेरी पहली आपत्ति यह है कि भाषा विषयक वर्ड्सवर्थ का नियम केवल काव्य के एक विशिष्ट वर्गों पर ही लागू हो सकता है। इसे कविता मात्र के सामान्य नियम के रूप में स्वीकार करने का अर्थ होगा कविता के विषय और क्षेत्र को सीमित करना। तो जो इनके काव्य विषयक मान्यता है वर्ड्सवर्थ की, वो एक विशिष्ट वर्ग पर लागू होती है, ऐसा कॉलरिज मानते हैं। क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि काव्य भाषा जो है वो सहज होनी चाहिए, उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण भाषा को भी इन्होंने अच्छा माना है, जबकि जो पहले के रहे हैं पूर्ववर्ती जो मान्यता है उनकी, उसमें ग्राम्य भाषा को जो है हे माना गया है। तो ये सिर्फ एक विशिष्ट वर्ग के पक्ष में है, ऐसा जो है कॉलरिज कहते हैं। दूसरा बिंदु देखते हैं। हाँ, अब जो आता है गद्य पद्य वाला पॉइंट आता है, जो इन्होंने वर्ड्सवर्थ ने बोला था कि गद्य पद्य में कोई तात्विक भेद नहीं है, उसका खंडन किया कॉलरिज ने। इन्होंने कहा कि गद्य पद्य की भाषा की एक रूपता की आलोचना करते हुए कहा कि एक तो साहित्यिक गद्य की भाषा ही बोलचाल की भाषा से भिन्न उसका परिनिष्ठित रूप होती है। अब जब गद्य की बात करते हैं तो गद्य की भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी अलग होती है, उसका परिनिष्ठित रूप होता है, यानी कि उसका सुधरा हुआ रूप हम कह सकते हैं, या उसमें थोड़े से कठिन शब्दों का भी प्रयोग होता है गद्य में। लेकिन जब हम बात करते हैं दूसरे छंद रचना और गद्य रचना में शब्दों का क्रम और संयोजन अलग होता है। अब वर्ड्सवर्थ तो कहते हैं कि गद्य और पद्य में कोई अंतर नहीं है, परंतु जब हम देखें कॉलरिज के हिसाब से तो गद्य में और पद्य में जो है शब्दों का क्रम दोनों अलग होता है, उनका संयोजन भी अलग प्रकार का होता है, अतः दोनों की भाषा को एक मानना भूल होगी, ऐसा कॉलरिज कह रहे हैं। कॉलरिज ने इस संबंध में यह आलोचना की है कि छंद का आविर्भाव आवेग दीप्त क्षणों में होता है और तदनुसार आवेग की अभिव्यक्ति स्वयं छंद लय से संयुक्त होकर छंदमयी हो जाती है। यानी कि जब कोई मन के भाव होते हैं जो काव्य के रूप में उमड़ते हैं, तो तुक लय ताल ये सब जो है हम कह सकते हैं अंदर से स्वाभाविक रूप से निकलता है और वो सब संयुक्त होकर इकट्ठा होकर वो छंदमयी हो जाती है वो रचना। तो जब हमारे अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होंगे कि हमारा मन काव्य लिखने का कर रहा है, तो वो गद्य रूप में थोड़ी निकल कर आएगा, वो तो छंदमयी हो जाएगा। कोई ना कोई तुक लय उसमें जो जो आ जाएगी, या तो दोहा रूप में भी निकल सकता है या तुकबंदी वाली कोई पंक्तियां भी बन सकती हैं। तो स्वयं वर्ड्सवर्थ जो है उन्होंने भी कविता का संबंध आवेग से मानते हैं। तो जब आवेग होता है, जब अंदर से भाव स्वयं निकलते हैं, तो
तो वो रचना तो अपने आप ही छंदमयी हो जाती है। वर्ड्सवर्थ जो है उनकी गद्य शैली और उनकी कविताएं स्वयं अंतर विरोध के उदाहरण है। यानी कुछ बातें ऐसी वर्ड्सवर्थ ने जो है बोल दी थी, उनकी गद्य शैली और उनकी कविताएं, क्योंकि वे कवि थे तो उनकी रचना जब हम देखते हैं तो उसी में हमें अंतर विरोध मिलता है। जो बात उन्होंने कही है कि गद्य और पद्य में तात्विक भेद नहीं होता है, जबकि खुद उनकी रचनाओं में हमें ऐसे देखने को मिलता है कि दोनों की भाषाओं में अंतर है। वस्तुतः गद्य की भाषा और काव्य की भाषा में अंतर है और होना चाहिए, ये कॉलरिज ने कहा है। अब तीसरा बिंदु देखते हैं। कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की इस मान्यता का भी खंडन किया है कि ग्रामीण भाषा के दोषों के परिहार हेतु उन शब्दों को निकाल देना चाहिए जो अरुचि और जुगुप्सा पैदा करने वाले हों। कॉलरिज का कहना है कि ग्रामीण भाषा का यदि परिमार्जन कर लिया जाए तो वह ग्रामीण भाषा कहाँ रही। अब वर्ड्सवर्थ कहते थे कि ग्रामीण भाषा का प्रयोग तो होना चाहिए, परंतु उसमें ऐसे शब्द अगर जो दोष उत्पन्न कर रहे हों उनको निकाल देना चाहिए, जिससे किसी को पढ़ने में उस काव्य को अरुचि पैदा हो, जुगुप्सा पैदा हो, तो उन शब्दों को बाहर कर देना चाहिए। अब कॉलरिज कहते हैं कि ग्रामीण भाषा के अंदर से अगर ये शब्दों को निकाल दिया जाए, अगर इन्हें सुधार दिया जाए, तो वह ग्रामीण भाषा कहाँ से रह गई, क्योंकि ग्रामीण भाषा की जो ग्रामीणता है वो उन्हीं शब्दों से तो होती है, क्योंकि वो अलग होते हैं, वो पढ़े लिखों की भाषा से अलग भाषा होती है। तो उन शब्दों को अगर हम उसमें से निकाल देंगे तो वो ग्रामीण भाषा कहाँ रह जाएगी। तो इस बिंदु का खंडन भी कॉलरिज जो है वर्ड्सवर्थ के बिंदु का खंडन करते हैं। फिर अगला आता है कि वर्ड्सवर्थ ने जो है भाषा की कृत्रिमता एवं आडंबर का विरोध करते हुए वास्तविक भाषा पर बल दिया था। ये हमने बिंदु पढ़ा। इस संबंध में कॉलरिज आक्षेप लगाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की भाषा उसके ज्ञान, क्रिया, संवेदना, शिक्षा के स्तर की विभिन्नताओं के कारण पृथक पृथक होती है और काव्य में स्वाभाविक भाषा के स्थान पर उस भाषा का प्रयोग होता है जो संस्कार रूप में कवि के मनोमस्तिष्क पर पूर्व से ही अपना डेरा जमाए रखती है। तो वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कि भाषा में नकलीपन नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, वास्तविक भाषा होनी चाहिए। तो ऐसा कहने से क्या फ़ायदा, क्योंकि जो कवि के अंदर पहले से ही भाषा अपना डेरा जमाए हुए है, जो उसके पूर्व संस्कार हैं, जो उसके मन में पहले से ही भाव हैं, जो उसे बचपन से संस्कार मिले हैं, वैसी ही भाषा जो है उसके अंदर से निकल कर आएगी। इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते कि वो वास्तविक भाषा का प्रयोग करे या नकलीपन का प्रयोग करे। तो इन्होंने यही आक्षेप लगाया है कि प्रत्येक मनुष्य की भाषा जो होती है वो अलग अलग विभिन्नताओं के कारण अलग अलग ही होती है। तो स्वाभाविक भाषा के स्थान पर उसी भाषा का प्रयोग होता है काव्य में जो कवि के अंदर पहले से ही विद्यमान होती है। तो इस बिंदु का भी खंडन करते हैं कॉलरिज। तो इस प्रकार से वर्ड्सवर्थ के इतने अच्छे मित्र होते हुए कॉलरिज तब भी उनके काव्य भाषा सिद्धांत का विरोध किया है कॉलरिज ने। परंतु जब हम अंत में देखते हैं, अगर मूल्यांकन करते हैं वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांतों का, तो हम पाते हैं कि वर्ड्सवर्थ ना तो आलोचक थे और न आलोचना के लिए उन्होंने आलोचना लिखी थी, बल्कि वे कवि थे और इनके काव्य भाषा सिद्धांत की मान्यताओं की खूब आलोचनाएं हुई। पर इनके सिद्धांत द्वारा भाषा में कृत्रिमता, बनावटीपन व आडंबरपूर्ण भाषा का बहिष्कार करते हुए काव्य भाषा को नई दृष्टि प्रदान की। यानी कि इनके सिद्धांत से हमें एक बहुत अच्छी बात पता चलती है कि भाषा में नकलीपन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, आडंबरपूर्ण भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा इससे जो है काव्य भाषा को एक नई दृष्टि मिली कि काव्य भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। इस संबंध में जो इनकी मान्यताएं थी वे आगे आने वाले कवियों के लिए भी बहुत सहायता हुई है कि किस प्रकार की काव्य भाषा का प्रयोग होना चाहिए। वैसे तो ये तो बात है, स्वाभाविक ही है कि जो भी कवि या कोई भी व्यक्ति जो है रचना रचता है, जब अपनी कोई कविता लिखने बैठता है तो जो उसके मन के भाव होते हैं वो सहज रूप से बाहर निकलते हैं और सहजता की बात ही विलियम वर्ड्सवर्थ भी करते हैं। तो इस प्रकार से इनका काव्य भाषा सिद्धांत जो है वो बहुत काफ़ी लाभप्रद भी है, क्योंकि हर चीज़ का नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। हम यह नहीं कह सकते कि उसका पूर्ण रूप से नुकसान है। तो इनका काव्य भाषा सिद्धांत भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो और आपको समझ आ गया हो विलियम वर्ड्स का काव्य भाषा सिद्धांत, तो हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और आप हमारा चैनल जो है व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे भी शेयर कीजिए, ताकि जो है जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सहायता हो सके। और आप इसी प्रकार से मन लगा कर पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ेंगे, खुश होकर पढ़ेंगे, तो आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होगी। धन्यवाद।